हेलो फ्रेंड्स, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल में IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सभी कोई अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के कारण सब कोई स्वस्थ रहें, बच कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। चलिए पॉइंट पर आते हैं। मैं हिस्ट्री के MCQ टेस्ट सीरीज चला रहा था। इसका आज पार्ट थर्ड है, मतलब तीसरा क्लास है आज इसका। ठीक है, मैं पहले दो पार्ट करा चुका हूँ 10-10 क्वेश्चंस के। आज मैं तीसरा पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21 से 21 से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये सीरीज होता है हिस्ट्री MCQ टेस्ट सीरीज पार्ट थर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने यस हाँ ईसा की पहली शताब्दी में एक अज्ञात नाविक ने पुस्तक लिखी जिसमें भारत का पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध होता है। मतलब उस पुस्तक में भारत का पश्चिमी जगत से व्यापारिक संबंध के बारे में बताया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? आपको आपको 5 ऑप्शन आज दिए जाते हैं। ऑप्शन पहला है ज्योग्राफी, ऑप्शन दूसरा है हिस्ट्री, ऑप्शन तीसरा है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ऑप्शन चौथा है आपके पास नेचुरल हिस्ट्री और ऑप्शन पांचवा आपके पास इंडिका है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ज्योग्राफी होगा नहीं कोई। ठीक है, इसको कैंसिल करते, 1 नंबर। दूसरा हिस्ट्री होगा नहीं। चलिए अब आते हैं नेचुरल हिस्ट्री, इसे भी ऑप्शन डी को कैंसिल करते। अब बच्चा आपके पास ऑप्शन सी और ऑप्शन ई। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज की इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। अच्छा, अब मेगास्थनीज कब आए थे? अब मेगास्थनीज कहां से आए थे? सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो एक ही बच रहा है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब मैं बताता हूँ, ये खास करके इसमें विदेशों से आयात निर्यात, व्यापारिक संबंध में आयात निर्यात के बारे में विशेष कर इसमें व्याख्या किया गया। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में गाथा सप्तशती किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चालुक्य शासक सोमेश्वर, ऑप्शन दूसरा है सातवाहन शासकों की, ऑप्शन तीसरा है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन शासक। सातवाहन शासक खास करके हल जो थे, हाल, उन्होंने इसमें इससे संबंध है गाथा सप्तशती से। अच्छा, सातवाहन शासकों में 3 शासक फेमस रहे हैं। वो पहले वाले सीरीज में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन लेकर आया था, उसमें मैंने आपको बताया था 3 शासक मुख्य कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको होमवर्क रहेगा। मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन से संबंधित छोटे से एक होमवर्क भी आपको देता जाऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 23। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में किस बात की चर्चा की गई है? कौटिल्य तो आपको पता ही है, बहुत बड़े मंत्री थे मौर्य साम्राज्य में। चलिए ये एक क्वेश्चन बताइए कि कौटिल्य किसके शासन काल में थे और कौटिल्य क्यों फेमस थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका ऑप्शन मैं बताता हूं। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में किस बात की चर्चा है? तो ऑप्शन पहला है मौर्य काल के आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन दूसरा है मौर्य काल के सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन तीसरा है मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था, ऑप्शन चौथा मौर्य काल के धार्मिक व्यवस्था। देखिए सबसे पहली बात, कौटिल्य फेमस है अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के कारण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आर्थिक व्यवस्था यहां पर नहीं होगा क्योंकि वो प्रशासनिक के लिए फेमस थे। सामाजिक व्यवस्था भी नहीं होगा, ये दो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपको
ऑप्शन सी और डी में देखिए, मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ आपका ऑप्शन दिख रहा है, इट मीन्स या आंसर आपका सी होगा, मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसमें मौर्य काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में फोकस किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 मतलब 24, सबसे अधिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में संग्रहित है? मतलब जितने भी अभिलेख हैं वो कौन से म्यूजियम्स में उसको कंजर्व करके रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया है। प्रिजर्व में कंजर्व भी बोलेंगे इसे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडियन संग्रहालय, ऑप्शन बी आपके पास कला भवन दिल्ली, ऑप्शन सी आपके पास मैसूर संग्रहालय, ऑप्शन डी है आपके पास पटना संग्रहालय, ऑप्शन ई आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा आपको मैसूर संग्रहालय। मैसूर संग्रहालय एक ऐसा संग्रहालय जिसमें भारत सरकार द्वारा जितने भी हमारे पुराने अभिलेख हैं, जो प्राचीन भारत से लेकर के चलते आ रहे मध्य भारत, आधुनिक भारत में भी कुछ ऐसे पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, हाँ नॉवेल हैं, जिसे आज भी संभाल कर रखा गया है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा। अच्छा, आपसे क्वेश्चन करता हूं मैं, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि हम अपने प्राचीन सभ्यता के से कुछ वस्तुएं, अभिलेख, पुस्तक को संग्रहित करने की व्याख्या की गई है? किस अनुच्छेद में किया गया हमारे संविधान में? ठीक है, और ये किस भाग में आता है? मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आता है। मैं आपको इतना हेल्प कर दिया, बस आपको अनुच्छेद बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 मतलब 25 क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर डैश से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। सोचिए, शिक्षा प्राप्त की थी, दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, मतलब अशोक के राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था उनका? 269 बीसी में। अब राज्याभिषेक से चौथे वर्ष बाद उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए थे, निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो इन्होंने उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो आपके पास ऑप्शन है, ए नागार्जुन, बी कौटिल्य, सी उपगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपगुप्त। देखिए, नागार्जुन तो यहां से हट जा रहा है, कैंसिल हो रहा है। कौटिल्य तो महामंत्री थे मौर्य साम्राज्य के, जो चंद्रगुप्त मौर्य में रहे थे। ठीक है, उसके बाद तो बिंदुसार आया था, उसके बाद उसका बेटा अशोक आया था। तो ये 3 जनरेशन चला आया, तो कौटिल्य उसमें नहीं थे। ठीक है, तो उसमें उपगुप्त आपका ऑप्शन जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी उपगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में किस वर्ष तक रहा था? मतलब मेगास्थनीज भारत में कब से कब तक रहा था? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 1 है 302 से 298 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 है 301 से 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 309 से 306 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 302 से 298 ईसा पूर्व। ये फिर से मैं इससे क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आप तो मेगास्थनीज का टाइम पीरियड तो मुझे यहाँ पता चल गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बताता हूँ, ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँ, नेक्स्ट क्लास जब भी लो, टेस्ट सीरीज, आपको नोटिफिकेशन चला जाए। हमारे चैनल का नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग, याद से सब्सक्राइब करिएगा, आपका सहायता का बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? देखिए मैं 2 क्वेश्चंस में भी रिपीट किया और वही क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, वही क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। चलिए ऑप्शन 1 है
चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन 2 है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कुणाल। तो इसका आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, इस क्वेश्चन का ऑप्शंस कितना अच्छा दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य में के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर उनका बेटा आता है बिंदुसार, फिर उनका बेटा अशोक, फिर उनका एक उत्तराधिकारी कुणाल आता है। ठीक है, ये लाइन से सीरियल दिया हुआ है, लाइन से वो लोग साम्राज्य शासक भी बने थे मौर्य साम्राज्य के। पहले चंद्रगुप्त मौर्य बने, फिर बिंदुसार बने, फिर अशोक बने, फिर उसके बाद कुणाल का बारी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, चाणक्य को भारत का किस नाम से जाना जाता है? मतलब चाणक्य मतलब एक और नाम है उनका कौटिल्य। तो उनको किस भारत का क्या कहा जाता है? भारत का अस्तु कहा जाता है, भारत का प्लेटो कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का अशोक कहा जाता है। सबसे पहले तो अशोक को हटा दीजिए, ऑप्शन डी होगा नहीं, अस्तु हटा दीजिए। अब आपके पास प्लेटो और मैकियावेली बचा। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का मैकियावेली। अच्छा, मैकियावेली क्यों फेमस था? 15वीं-16वीं शताब्दी में इटली में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम था मैकियावेली। ये बहुत फेमस रहा था आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में। इसका एक किताब था, इसकी एक पुस्तक थी द प्रिंस, बहुत फेमस है। द प्रिंस में लोकतंत्र का परिभाषा नहीं करता है, वो उसकी विशेषता नहीं बताता है, वो एक मोनार्की सिस्टम पर ज्यादा बल देता था। ठीक है, मैकियावेली इटली का रहने वाला था। ठीक है, तो चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में एक प्रमुख सिक्का है। मतलब भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने में हमें बहुत सारे स्रोत मिलते हैं, उसमें सिक्का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, रोल निभाता है हमें पूर्वजों का जानकारी देने में। ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एपिग्राफी, ऑप्शन दो है न्यूमिस्मैटिक, ऑप्शन 3 है पेलियोग्राफी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्टडी ऑफ कॉइन तो आप लोगों को सबको पता होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा। इसको न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, ये एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 है इसका न्यूमिस्मैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? पहला है ऑप्शन आपको मेगास्थनीज, दूसरा ऑप्शन हेरोडोट्स, और तीसरा ऑप्शन अल्बरूनी, और चौथा ऑप्शन पानिनी। चलिए, इसका आंसर एक ही होगा, हेरोडोट्स। इतिहास का पिता हेरोडोट्स। इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोट्स को इतिहास का पिता बोला जाता है। ये सारे कॉमन से क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन है और हमेशा आते भी हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में सम्मिलित है। मतलब बौद्ध ग्रंथ में 3 पुस्तक थे, 3 ग्रंथ हैं, तो उसे त्रिपिटक बोला। तो उसमें कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ये चारों हैं, सॉरी मतलब ये तीनों हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ को त्रिपिटक, त्रि मतलब 3 मेन ग्रंथ है। तो पहला है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, विसुआ, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, विसुआ, विसुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मिले थे। अब ये 2 शिलालेख कहां मिले थे? ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा भाई, ये शिलालेख कहां मिले थे। तो ऑप्शन है आपके पास ए मेरठ, ऑप्शन 2 आपके पास टोपरा, ऑप्शन सी आपके पास ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी आपके पास ना ए और ना बी। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। मतलब मेरठ और टोपरा में। मेरठ कहां पर है? देखिए, मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो दिल्ली से सटा हुआ है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश के नॉर्थ की तरफ पड़ेगा ये। ठीक है, टोपरा कहाँ है? टोपरा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है,
मतलब हरियाणा का एक जिला है टोपरा, आज के आधुनिक समय में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरठ उत्तर प्रदेश, टोपरा हरियाणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नहीं है, आज तक इतना ही, आज 12 क्वेश्चन थे। धीरे धीरे करके मैं सारे क्वेश्चंस लेते आऊंगा। आप ये टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, अपने आप को चेक करते रहिए कि हमारा रिवीजन कैसा हो रहा, हमारा पढ़ा हुआ कहाँ तक सक्सेस हो पाया है, ठीक है। आज भाई इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहेंगे, सब अच्छे होंगे, ठीक है। बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जितने भी लोग हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से जल्द ही आपसे मुलाकात करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।